जरा सोचिए, भारत के पुराने श्रम कानून एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल की तरह थे। अब कल्पना कीजिए कि उस पूरे जाल को सुलझाकर सिर्फ 4 मजबूत धागों में बदल दिया गया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के नए लेबर कोड्स की। ये आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बड़े बदलावों का भारत के 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों की जिंदगी पर आखिर असर क्या होगा? क्या ये उनके लिए कोई अच्छी खबर है या फिर इसमें चिंता की भी कोई बात है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम सबसे पहले पुराने कानूनों के उस मकड़ जाल को देखेंगे जिसने इन सुधारों को जरूरी बना दिया। फिर इन 4 नए कोड्स को समझेंगे, पुरानी और नई व्यवस्था की तुलना करेंगे, इसके फायदे नुकसान जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? पुरानी व्यवस्था में ऐसा क्या था जिसे पूरी तरह से बदलना पड़ा? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सुधारों से पहले देश में केंद्र के 40 से ज्यादा और राज्यों के 100 से भी ज्यादा लेबर लॉ थे। मतलब कानूनों का एक ऐसा भंवर था जिसमें कंपनियां और कर्मचारी दोनों ही फंसे हुए थे। और इस कानूनी जंजाल का नतीजा क्या हुआ? इसने न सिर्फ देश में इन्वेस्टमेंट को मुश्किल बनाया, बल्कि हमारे वर्कफोर्स के एक बहुत बड़े हिस्से को इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने पर मजबूर कर दिया, जहां उन्हें कोई भी कानूनी या सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती थी। तो इस उलझन का हल क्या था? सरकार ने इस कानूनी भंवर से निकलने के लिए इन सैकड़ों कानूनों को सिर्फ 4 सीधे सरल कोड्स में समेट दिया। ये हैं वो 4 नए पिलर्स जिन पर अब इंडिया का पूरा लेबर मार्केट टिका है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन कोड्स में आखिर क्या क्या बदला है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम पुरानी और नई व्यवस्था को आमने सामने रखकर एक एक करके देखेंगे कि असल में जमीनी स्तर पर क्या बदला है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, क्योंकि यहां कुछ बहुत बड़े बदलाव हैं। पहले अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो उन्हें छंटनी के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 300 कर दी गई है। दूसरा, अब किसी भी तरह की हड़ताल के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा। पहले ये सिर्फ कुछ जरूरी सेवाओं के लिए था। और हाँ, एक और अहम बात, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को अब कानूनी मान्यता मिल गई है और ऐसे कर्मचारियों को परमानेंट स्टाफ के बराबर ही सैलरी और फायदे मिलेंगे। तो मतलब साफ है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ कंपनियों को काम करने की ज्यादा आजादी मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के मन में हायर एंड फायर यानी नौकरी जाने का डर भी बढ़ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं सैलरी और सोशल सिक्योरिटी की। यहां सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है वेतन की परिभाषा का। पहले दर्जन भर कानूनों में इसकी अलग अलग परिभाषा थी, अब एक ही है। और शायद सबसे बड़ी खबर, पहली बार गिग इकोनॉमी के वर्कर्स जैसे फूड डिलीवरी और कैब ड्राइवर्स, उन्हें भी कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। अब उनके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा। तो ये 50% का नियम आखिर है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी कर्मचारी की टोटल सैलरी में जो अलाउंस या भत्ते होते हैं, जैसे एचआरए या ट्रैवल अलाउंस, वो कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हुए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे भी बेसिक सैलरी का हिस्सा मान लिया जाएगा। इसे और आसान बनाते हैं, मान लीजिए कि सैलरी एक पिज्जा है। नए नियम के हिसाब से इस पिज्जा का कम से कम आधा हिस्सा बेसिक सैलरी का होना चाहिए। बाकी आधे हिस्से में ही अलाउंस जैसी दूसरी टॉपिंग्स हो सकती हैं। तो इसका जेब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अच्छी खबर यह है कि रिटायरमेंट के लिए बचत बढ़ेगी, मतलब पीएफ और ग्रेच्युटी में ज्यादा पैसा जमा होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हो सकता है कि हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी यानी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाए। काम करने के हालात में भी कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। अब पेड लीव यानी सवेतन अवकाश पाने के लिए 240 दिन नहीं, बल्कि सिर्फ 180 दिन काम करना काफी होगा। ओवरटाइम की लिमिट भी एक तिमाही में 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे कर दी गई है। और एक बहुत बड़ा कदम यह है कि अब महिलाओं को सभी सेक्टर्स में उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी। तो हमने सारे बदलाव देख लिए, लेकिन हर बड़े सुधार की तरह इसके भी पक्ष और विपक्ष हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इन सुधारों के क्या फायदे गिनाए जा रहे हैं और क्या चिंताएं जताई जा रही हैं। जो लोग इन सुधारों के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि इससे भारत में बिजनेस करना आसान होगा। गिग वर्कर्स जैसे लाखों लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और अर्थव्यवस्था फॉर्मल बनेगी। साथ ही एक रजिस्ट्रेशन और एक रिटर्न से कंपनियों का सिरदर्द भी कम होगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता हायर एंड फायर को लेकर है। उनका मानना है कि इससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी, हड़ताल करने का अधिकार कमजोर होगा और यूनियनों की आवाज भी दब सकती है। तो जाहिर है इतने बड़े बदलावों पर सबकी राय एक नहीं हो सकती। एक तरफ ट्रेड यूनियन है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री, और दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेड यूनियनों ने तो इसकी बहुत तीखी आलोचना की है। 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने मिलकर इन कोड्स को गुलामी का चार्टर तक कह दिया है। उनका साफ मानना है कि ये कानून मजदूरों के अधिकारों की कीमत पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं।
और अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो CII और FICCI जैसे बड़े इंडस्ट्री संगठन हैं, उन्होंने इन सुधारों का खुलकर स्वागत किया है। वो इसे एक दूरदर्शी कदम बता रहे हैं जो भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब हम आखिर में आ गए हैं। हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब सवाल यह है कि आगे क्या? इन सुधारों की असली परीक्षा कहाँ होगी? देखिए, इन सभी सुधारों की कामयाबी एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। एक तरफ है कंपनियों को काम करने की आज़ादी और दूसरी तरफ है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती और इन कानूनों की सफलता की असली कुंजी होगी। और अंत में हम इसी बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या ये ऐतिहासिक और साहसिक प्रयास सच में भारत के वर्क कल्चर को एक नई और बेहतर दिशा देगा, या फिर ये भी सिर्फ कागजों पर एक और सुधार बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।